हम लोग जिस इलाके से निकल रहे हैं ये वो हिस्सा है देश का जिसको झारखंड कहते हैं। झारखंड भारत संघ का सबसे नया प्रदेश में से एक है। 2000 में 3 राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। और इस उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ, इस भरोसे के साथ इन तीनों राज्यों को बनाया गया कि इनके साधन संसाधन का इस्तेमाल इनके विकास और बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ये तेज़ रफ्तार बढ़ेंगे। लेकिन 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए। झारखंड कई आंदोलनों से पैदा हुआ राज्य है और 2000 के बाद भी कई आंदोलन हुए। लेकिन ये कुछ बुनियादी सवालों के साथ पहले भी जूझ रहा था, आज भी जूझ रहा है। और आज की तारीख में झारखंड में या यहाँ की राजधानी रांची में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसका दायरा रांची से निकल करके अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुँच गया है। देश भर के मीडिया में झारखंड के छात्र आंदोलन की चर्चा है। पूरे प्रदेश से हजारों हजार की तादाद में कई दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और हम वहीं जा रहे हैं, रांची। बस कुछ घंटे का फासला रह गया है। इसलिए कि इस आंदोलन के पीछे की जो बहुत सारी वजहें हैं और इस आंदोलन के जरिए जो कुछ भी होने की संभावना या गुंजाइश है, वो कई तरह के संकेत और कई तरह के संदेश लिए हुए हैं। 2-3 मोटी बातें पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जिस जयपाल सिंह स्टेडियम में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है या जहां कुछ छात्र अब अनशन पर बैठ गए हैं, देश का मीडिया भी वहां अब अपना जमावड़ा जुटान करने लगा है। वो जयपाल सिंह मुंडा, आप यूं मानिए कि झारखंड की जो राजनीतिक चेतना है उसके जनक थे। छोटा नागपुर, संथाल परगना, इन इलाकों की आदिवासी संस्कृति, परंपरा, इसको बचाए और बनाए रखा जाए, इसकी खातिर एक अलग से प्रदेश बनाया जाना चाहिए, ये संकल्पना जयपाल सिंह मुंडा की थी। हालांकि बाद में यह सच हुई और राज्य बना। जयपाल सिंह मुंडा जो भारत का संविधान है, संविधान बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी और हॉकी के बड़े खिलाड़ी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते समय भी वो इंग्लैंड में हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जाने लगे थे और वहाँ के क्लब्स में वो खेला करते थे। जो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, उस टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। और भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान समिति में जाकर के आप जो बैठकें चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उनमें उनके हवाले से जो बातें कही गई थी, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना चाहिए, क्योंकि वे मूलतः लोकतांत्रिक चरित्र के होते हैं। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी, सम्मानजनक भागीदारी और आर्थिक समानता, इसके लिए प्रयास, ये आवश्यक हैं राज्य के लिए। आज जो वहां लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मांग यही है कि सरकार के जरिए जो परीक्षाएं ली जाती रही हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हैं, उन सभी परीक्षाओं में धांधली होती रही है, पर्चा लीक होता रहा है। जो मोटे असामी, मोटे पैसे वाले लोग हैं, वो पर्चा खरीद करके धांधली के ज़रिए अपने लोगों को नौकरी दिलवा करके जो योग्य बच्चे हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, उनका हक मारते हैं। तो ये हकमारी के खिलाफ और सरकार की ओर से एक सही पारदर्शी व्यवस्था नहीं किए जाने के विरुद्ध उनका आंदोलन चल रहा है। ये राज्य जो है वो बिरसा मुंडा का है, बिरसा भगवान कहते हैं।
और बिरसा मुंडा का आंदोलन भी आपको याद होगा कि जब उलगुलान उन्होंने शुरू किया, इसको भी आप उलगुलान कह सकते हैं। छात्रों का जो आंदोलन है, यानी कि एक महा आंदोलन, महाविद्रोह, किसी भी सत्ता या व्यवस्था के खिलाफ लोगों का व्यापक और संगठित जो विरोध है वो उलगुलान है। यानी कि अधिकार की, सम्मान की वापसी की लड़ाई उलगुलान है। और यहाँ छात्र जो हैं वो उलगुलान ही कर रहे हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा, ये जो दो महान व्यक्तित्व झारखंड के रहे हैं, इन दोनों के आदर्शों के साए में यह आंदोलन चल रहा है जहां हम चल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह इस तरह का विरोध है, प्रोटेस्ट है छात्रों का, जिसको लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है। आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन देखें, जिसमें जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग यह सब लगे, वो गालियों से और अश्लील नारों से भरे हुए थे। वहाँ पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हुआ। यहाँ आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जंतर मंतर में कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का दखल था। हालांकि लोकतंत्र में जब वाजिब मांगे होती हैं और छात्रों का ऐसा आंदोलन हो, ऐसा विरोध हो जो एक ऐसे मुद्दे को लेकर के है जिस मुद्दे पर बहुत लंबे समय से छात्रों के भीतर एक नाराज़गी पनपती रही और धीरे धीरे वो आक्रोश में बदलती गई और बाद में वो आंदोलन की शक्ल में आ गई जंतर मंतर पर। तो पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आंदोलन या विरोध का हिस्सा नहीं होंगी, आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन उसका हिस्सा हो करके उसके भीतर अपना मतलब साधने और माहौल बिगाड़ने और उस आंदोलन को अपनी सफलता तक पहुंचने के रास्ते में अड़चन डालने की जब कोशिश करते हैं तो आप शुद्ध राजनीति करते हैं और वो एक ओछे स्तर की राजनीति कही जाती है। यहाँ छात्रों ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं को दूर रखा है। उनका कहना है कि आपको अगर मेरा समर्थन करना है तो आप अपने स्तर पर करिए, आप हमारी तरफ से मांग करिए, हमारी तरफ से जो कुछ भी आपकी ओर से किया जा सकता है आप वो सब कीजिए। लेकिन हमारे हिस्से में हमारी जो ये पूरी जमात है इसमें घुसपैठ करके और एक माहौल कई खांचों और खानों में बटा हुआ सा लगे मत बनाइए। तो यहाँ के छात्रों के आंदोलन को आप मूलतः और शुद्धतः लोकतांत्रिक आंदोलन कह सकते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बहुत अधिक है। हेमंत सोरेन ने जो सीआईडी जांच का आदेश दिया है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और ये भरोसा दे रहे हैं कि छात्रों की जो मांग है कि इम्तिहान जो हैं वो फुल प्रूफ हो और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन प्लेस हो, वो कर दिया जाएगा। लेकिन उनका कहना ये है कि जब 26 साल राज्य को बने हुए हो गए, 26 साल में सरकारें आती रही जाती रहीं और ये 14वां इम्तिहान है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन छोड़ दीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 14वीं परीक्षा थी प्रीलिम्स की। और इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब सवालों और संदेहों के घेरे में रही हैं, सब विवादों में रही हैं। तो 26 साल में 14 यानी कि लगभग पौने 2 साल पर आप एक इम्तिहान करवा पाने की हालत में हैं। और जो इम्तिहान होता है कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो धांधली से भरी नहीं है और जो विवादों से परे है। तो इसलिए भरोसा नहीं है, आप सीबीआई और ईडी के हवाले कीजिए और जो लोग भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको माने बगैर हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आंदोलन ख़त्म करने की बात होती तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीआईडी जांच के आदेश, लोगों की गिरफ्तारियां, उसके बाद जांच के आगे बढ़ते चले जाने के कारण या उसकी बिना पर आंदोलन को ख़त्म हो जाना चाहिए था, छात्रों को वापस हो जाना चाहिए था। ये आदिवासी बहुल राज्य है, लगभग 25% आबादी जो है वो आदिवासी बहुल है। इसलिए यहाँ सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, वो एक सामाजिक मुद्दा भी है। और सरकारी नौकरियों को लेकर के इतनी लेट लतीफ़ी होती रहेगी, इतनी धांधली होती रहेगी, भ्रष्टाचार इस कदर से होगा कि छात्र शुरुआती दिनों में रोटी दाने दाने को मोहताज थे, पानी के लिए भी उनको तरसना पड़ा। बाद में उस तरह की सहूलियतें, सुविधाएं
और मदद लोगों की तरफ से आई। और अब खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने की है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का शामियाना कैंपस के भीतर या स्टेडियम के भीतर लगा हुआ है, छात्रों को आप नहीं दे रहे हैं। ये बरसात हो रही है और मैं जब से चल रहा हूँ आप देखिए, ये बरसात हो रही है। इस बरसात में वो प्लास्टिक अपने ऊपर तान करके खड़ा हो जाते हैं, या फिर जो अनशन पे हैं इसी पानी का, ये बरसता हुआ पानी है, इसी के नीचे वो लेट करके और अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये एक आदर्श लोकतांत्रिक विरोध है। इसके साथ देश के सभी लोगों का समर्थन, सहानुभूति, सहयोग इसलिए है क्योंकि इसने नैतिक तौर पर अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। इस आंदोलन को इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसने अपनी नैतिकता का एक मानदंड स्थापित किया। आंदोलनों की शक्ल सूरत कैसी होनी चाहिए, सरकार से नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश के बावजूद किस तरह से अपना विरोध जताना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात रखी जानी चाहिए, इन छात्रों ने, इन बच्चों ने बताया है, दिखाया है। तो बहुत संभव है कि भारत के भीतर बाकी जो छात्र आंदोलन हो उनके सामने नज़ीर के तौर पर इस प्रोटेस्ट को रखा जाए। लेकिन हम वहीं चल रहे हैं और वहाँ चलेंगे तो जाहिर है कि छात्रों से बात करेंगे, उनके घर के हालात आप समझेंगे, सालों साल की उनकी मेहनत समझेंगे, वो लगन, वो दिन रात का परिश्रम, एक उम्मीद की सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद से घर के हालात ठीक हो जाएंगे, माँ बाप के कंधों पर से बोझ कम हो जाएगा, मुझसे जो उम्मीद है परिवार की वो पूरी हो जाएगी। तो इन सब की अलग अलग कहानियाँ हैं। जितने भी छात्र हैं सब अपनी अपनी कहानियों के साथ हैं, अपने अपने दर्द के साथ हैं, अपनी अपनी चिंताओं के साथ हैं। तो इनको ये सारी कहानियाँ जब मिलती हैं तो वो आंदोलन की एक शक्ल बनती है। और वहाँ आप रात में जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ जमा हो जाते हैं, क्योंकि दिन में वो जो भी काम कर रहे होते हैं शाम में आ जाते हैं। ऐसे भी औसतन 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स थ्रू आउट लगातार वहाँ बने रहते हैं। तो झारखंड का आंदोलन अगर उसने अपनी आवाज़ देश के कोने कोने में पहुँचाई है और देश भर के मीडिया की नज़र रांची की तरफ हुई है, तो उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि बहुत लंबे समय से चल रहा भ्रष्टाचार और घपला, घोटाला, अनियमितता, उसके खिलाफ एक संगठित और व्यापक छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। और दूसरा कि इस आंदोलन ने विरोध का जो रास्ता अख्तियार किया वो गांधीवादी, लोकतांत्रिक और आदर्श रास्ता है। इसने, मैं फिर कहता हूँ कि विरोध की नैतिकता का अपना एक मानदंड स्थापित किया है। तो वहाँ जब हम चलेंगे तो जाहिर है कि हम वहीं बने रहेंगे और लगातार आपको उनकी बातें सुनवाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की जो अपनी फ़िलॉसफी, अपनी चिंता और उनकी जो झारखंड को लेकर के, यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को लेकर के चिंता थी, उसके साये में और बिरसा मुंडा के आंदोलन के मूल सिद्धांत और मूल स्वर के साथ यह जो छात्र आंदोलन चल रहा है यह अपने नतीजे तक पहुँचे, सफलता तक पहुँचे, ये सब लोग चाहेंगे, हर आदमी चाहेगा। और बिरसा मुंडा का आंदोलन इससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक बड़े आदिवासी नायक, अगर आप इतिहास देखते हैं तो 1899 टू 1900 साल, सवा साल का उनका आंदोलन था। लेकिन वो आदिवासियों की ज़मीनों पर अनाधिकार कब्ज़ा, जो ब्रिटिश कानून थे सख्त, उनके विरुद्ध, महाजनों के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। और बाद में आप देखेंगे कि उस समय तो जेल में उनकी मृत्यु हो गई 1900 में। लेकिन असर ये रहा कि बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जब बना तो बिरसा मुंडा की मांग को और उनके आंदोलन की आवाज़ को उसमें जगह मिली। तो यह जो लगातार आंदोलनों से पैदा हुआ राज्य है और पैदा होने के बाद भी कई आंदोलनों से होकर के चलता रहा है, वह अपनी जो वांछित स्थिति है या सफलता है उसको नहीं पा सका है। और किसी भी क्षेत्र में, वो रोज़गार का मामला है, पढ़ाई का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है,
कल कारखानों का मामला है, तो भारत के भीतर सबसे अधिक खनिज संपदा से संपन्न राज्य लगातार लड़खड़ाता रहा है। राज्य बनने के बावजूद इसी मंशा के साथ बना कि वो अपने संसाधनों के बूते भारत में कहीं आगे निकल करके जाएगा, वो एक नज़ीर बनेगा और वो भारत का एक प्रतिनिधि राज्य होगा। वैसा नहीं हो सका है। और आप देखेंगे झारखंड में कहीं भी किसी इलाके में तो ये जर्जर अस्थि पंजर बिखरा हुआ सा दिखता है, जबकि धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची जैसे यहाँ शहर हैं, यहाँ माइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की बेहतरी नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा सबूत अब यह आंदोलन है जो कहता है कि सरकार होने के बाद भी 26 साल में आप हर साल इम्तिहान ठीक से नहीं करवा पाए और जो भी आपने करवाया है वो साठगांठ, साजिश, भ्रष्टाचार और पर्चा लीक की भेंट चढ़ गया। कई लड़के लड़कियों के सपनों का गला घोंट गया। तो इस आंदोलन से जो ध्वनि निकलती है और यह आंदोलन जिस रास्ते पर चल रहा है, ये कई मानक और कई मायने स्थापित करेगा। तो हम इसी रास्ते पर हैं और हमने कहा कि चलते चलते आपसे बात थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। तो ये जो झारखंड के एक शहर से निकलता हुआ, मुझे लगता है कि हम हज़ारीबाग से निकल रहे हैं, लेकिन आप दोनों तरफ जो हालात हैं उनसे भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि शहर कैसा है। अब ये खंभा मुझे लगता है कि दशक हो गया होगा पड़े हुए, ऊपर से ब्रिज नहीं गुजरा है, यानी कि ये प्लान में होगा, बाद में प्लान कैंसिल हो गया होगा और ये पैसा जो है डूब गया होगा। तो इस तरह की योजनाएं भी जो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, या उन योजनाओं को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि कभी वो अपने पूरा होने का दिन ना देख सकें, तो इसमें आपका हमारा पैसा खर्च होता है और झारखंड की बेहतरी जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है। अब देखिए ना, यहाँ मुझे लगता है कि कितने खंभे खड़े हैं। अब एक पुल आता हुआ दिख रहा है, शायद ये बन जाए। तो अब इस तरीके से अगर काम होता है और इतना बिखरा हुआ राज्य आपको दिखता है, तो वहाँ के छात्रों, नौजवानों के भीतर आक्रोश पैदा होगा। वक्त बदल गया है और बदलते हुए वक्त में अब दुनिया के हर कोने से जो बात पैदा होती है और वहाँ जो उसकी सफलता के कारण और कारक बनते हैं, वो कहीं और भी असर डालते हैं। तो यह जो आंदोलन है, ये जंतर मंतर की कामयाबी से उपजा। 25 जुलाई को यहाँ बापू वाटिका है, बापू वाटिका में कुछ छात्र जमे कि भैया दिल्ली में जंतर मंतर में लड़के बैठे, बच्चे बच्चियाँ, और नीट में पर्चा लीक के विरुद्ध उनका आंदोलन चला और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या हम लोग झारखंड के भीतर यह जो लगातार सहते रहे हैं और खुद को कोसते रहे हैं, क्या खड़ा नहीं हो सकते? हम एकजुट होकर के एक आंदोलन नहीं बना सकते? तो वो जो बापू वाटिका में एक थोड़ा सा जमावड़ा था, वो आज की तारीख में हज़ारों हज़ार छात्रों का आंदोलन हो गया है और अब जयपाल सिंह स्टेडियम शिफ्ट कर गया है। तो हम वहाँ चलेंगे और वहाँ से लगातार आपको कवरेज दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बात मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कीजिए, अभी कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी कीजिए। वीडियोस लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। संकट ये है कि जब आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, विचारते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखते हैं, ना इधर की ना उधर की, तो लोग कभी आपकी तारीफ़ करते हैं, कभी आपको गालियां सुनाते हैं। लेकिन तारीफ़ और गालियों के चक्कर में अगर आप सच से परे चले जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से दूर निकल जाते हैं, दूर हट जाते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रही, मैं इस बात को झुठलाना चाहता हूँ कि क्या सत्ता की तरफ या सत्ता के विरुद्ध लगातार 24 घंटे 365 दिन बन करके ही पत्रकारिता की जा सकती है? और क्या आपको ऐसा ही पत्रकार या रिपोर्टिंग चाहिए? अगर ऐसा है तो शायद मैं सही पत्रकार आपके लिए नहीं हूँ, मैं उस तरह का मुफीद किरदार नहीं हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहने का साहस है,
आपके पास तथ्य हैं, आपके पास तर्क हैं, आपके पास वो सही भाषा है जिसके बिना पर आप अपनी पूरी की पूरी बात बहुत मजबूती से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपको अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए। और मैं बार बार तमाम तरह की अड़चनों के बावजूद अपनी राह नहीं बदल रहा हूँ, नहीं बदलूँगा। जो पत्रकारीय मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उसकी जो नैतिकता है, समाज और देश के प्रति जो दायित्व हैं, मुझे लगता है कि उनको सुना जाना, उनको समझा जाना और उनके हित के लिए सोचा जाना, किया जाना पत्रकारिता का मूल धर्म है। समाज हित, जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन कंट्री, उसके हक में। तो अगर इस तरीके से आपकी सहमति और समर्थन होता है तो मुझे संबल मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी की तारीफ और किसी की गाली के चक्कर में राह बदलने को तैयार नहीं। तो आप साथ आइए, हौसला बढ़ाइए और आपके होने से बहुत कुछ होगा। तो ये जो अलग अलग तरफदारियां हैं, ये धीरे धीरे खुद ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ। लेकिन इसको साबित करने का जो जिम्मा है, दायित्व है, वो आपके ऊपर है। नमस्कार।